दिल्ली में 3 बार सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी इस बार यानी कि चौथी बार सरकार बनाने से चूक गई। आपने चुनावी राजनीति में 2013 में एंट्री की थी और उसके बाद 2015 में 67 सीटें लाकर सत्ता पे काबिज हुई। 2020 में सीटें कुछ घटी और 62 सीटें लेकर फिर तीसरी बार आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। साथ ही केजरीवाल ब्रांड भी मजबूत होता चला गया। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जब पहली बार सत्ता हासिल करी तो खुद की छवि ईमानदार नेता के तौर में प्रोजेक्ट की और यह दांव उनका कामयाब भी रहा। हालांकि दूसरे कार्यकाल में केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनके कई बड़े नेताओं को केजरीवाल के साथ ही जेल में लंबे समय तक रहना पड़ा। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। इसमें दोनों पार्टी जीत तो नहीं सकी, लेकिन दोनों का वोट प्रतिशत कुछ बड़ा जरूर था। इस बार विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से पहले ही मना कर दिया था। कुछ प्रयास होते रहे, कोई कहता है कांग्रेस ने किए, कोई कहता है आम आदमी पार्टी ने किए, लेकिन सीटों पे समझौता नहीं हुआ और उससे पहले हरियाणा के चुनाव में भी सीटों में समझौता नहीं हुआ था। इसमें खास बात यह है कि केजरीवाल ने जब राजनीति शुरू करी तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए और उसमें उन्हें सफलता भी मिली और दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए। लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के पीछे क्या केजरीवाल की बड़ी चूक को माना जा सकता है? क्योंकि केजरीवाल ने चुनाव के दौरान एक पोस्टर जारी किया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फोटो के बाद राहुल गांधी की और अन्य की फोटो लगाई हुई थी और सबसे पहले अपनी फोटो लगा रखी थी कर्मठ और ईमानदार। फिर नीचे इन नेताओं की फोटो लगाते हुए लिखा था सबसे भ्रष्ट नेता, यानी राहुल गांधी को भी उन्होंने भ्रष्ट बता दिया। तब तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए थी। राहुल गांधी भी प्रचार में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन अचानक राहुल गांधी भी बैटिंग पे उतर गए। उन्होंने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाए ही लगाए, साथ ही उन्होंने केजरीवाल की पूर्व घोषणाओं की याद भी दिलाई और हमेशा विपक्ष सत्ताधारी पार्टी के कामकाज को ही निशाना बनाती है। ऐसे में उन्होंने दिल्ली का प्रदूषण, दिल्ली का कूड़ा, स्वच्छ जल, यमुना प्रदूषण आदि मुद्दों को उठाया। दूसरी चूक ये थी कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा और दोनों के वोट आपस में बंट गए। आपका मत प्रतिशत कुछ कम हुआ और कांग्रेस का 2 पॉइंट या उससे नीचे के आसपास का बढ़ा, पर मामूली सा बढ़ा। नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल के साथ ही उनके बड़े नेता सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया आदि सब बुरी तरह हार गए। दिल्ली में बीजेपी को 48 और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। कांग्रेस लगातार तीसरी बार अपना खाता नहीं खोल पाई और ना उसने कोई खोया ना कुछ पाया। अब यहाँ बात ये आती है कि यदि इन दोनों में समझौता होता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, तो क्या आपकी दिल्ली में सरकार बनती? माना तो यही जा रहा है, क्योंकि 14 सीटें ऐसी हैं जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी के वोटों को अगर मिला दिया जाए तो ये पहले नंबर पे आ जाते हैं और उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज सहित 14 लोग आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। राजनीति में संभावनाएं होती हैं, ये संभावनाएं लगाई जा रही है। अगर एक दूसरी पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं होता फिर बात वही रहती,
ऐसे में आम आदमी पार्टी की 36 सीटें आ सकती थी, यानी 14 सीटें और बढ़ती और 36 ही मेजॉरिटी का आंकड़ा है। हो सकता है ज़्यादा भी आ सकती थी। अब अहम सवाल ये है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार उन योजनाओं को जारी रख सकती है जो मुफ्त की योजनाएं हैं और आम आदमी पार्टी ने चलाई थी, और उसी के बल से आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव जीतती आ रही थी। वैसे दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी घोषणा की थी। उन घोषणाओं में कुछ पूरा भी किया, जैसे बिजली का बिल, स्वास्थ्य या पानी, लेकिन महिलाओं को 1000 रुपये देने की घोषणा आज तक आम आदमी पार्टी शुरू नहीं कर पाई पंजाब में। कारण वित्तीय संसाधनों की कमी। वैसे दिल्ली का बजट हमेशा लाभ पर रहता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बीजेपी मुफ्त की योजनाओं को लागू करेगी या उसे भी लागू करने में दिक्कत होगी? क्योंकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि सरकार बनाने के बाद बीजेपी धीरे धीरे मुफ्त योजनाओं में कटौती करने लगती है, और माना जा रहा है कि ऐसा दिल्ली में भी संभव है। जैसे हर चुनाव में, जहाँ भी राज्यों का चुनाव होता है, बीजेपी 500 रुपये सिलेंडर की बात करती है, लेकिन कहाँ दिया ये आज तक किसी को पता नहीं। किस राज्य में दिया जा रहा है ये भी पता नहीं। अब हम दिल्ली में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के टाइम गारंटियों का जिक्र किया, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटियां दी हैं, उसमें महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 2500 रुपये की हर माह आर्थिक मदद दी जानी है। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपये की सहायता और 6 पोषण किट दिया जाना है। गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपये का LPG सिलेंडर मिलेगा। होली और दीपावली में एक सिलेंडर मुफ्त भी दिया जाएगा। बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। 60 से 70 आयु वाले बुजुर्गों की पेंशन 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये की जाएगी। 70 साल से अधिक बुजुर्ग, विधवाओं, दिव्यांगों और निराश्रितों की पेंशन 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 की जाएगी। जे क्लस्टर में अटल कैंटीन खोली जाएगी। 5 रुपये में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। गरीब छात्रों को KG से PG तक की पढ़ाई मुफ्त मिलेगी, और ये पढ़ाई दिल्ली के सरकारी संस्थानों में दी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को एक बार में 15,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। परीक्षा केंद्र तक आने जाने का खर्च दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए BR अम्बेडकर स्टाइपेंड स्कीम शुरू की जाएगी। ITI, स्किल सेंटर, पॉलिटेक्निक आदि में पढ़ाई कर रहे छात्रों को 1000 रुपये महीने की छात्रवृत्ति मिलेगी। PM स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। यानी समाज के कोशिश की गई हर तरह के वर्ग को इसमें लिया जाए। अब देखना है बीजेपी इन वादों को कितना पूरा कर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना में शामिल हर महिलाओं को 2-2 हजार रुपये दिए जा रहे थे। अब कहा जा रहा है इससे राज्य सरकार का बजट बिगड़ रहा है। वहीं जो वायदे बीजेपी ने महाराष्ट्र में किए थे, उन्हें भी पैसों की कमी के चलते पूरा करना मुश्किल हो गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 30 करोड़ रुपए की है, इसका कुल बजट, लेकिन उसमें 25 करोड़ रुपए की कमी पड़ रही है। यह इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट लगाई है। शिव भोजन थाली योजना में सस्ते दाम पर भोजन पर 800 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन 20, 24, 25 के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। आनंदाचा सीधा योजना के तहत गरीब लोगों को मोटा अनाज, दाल आदि दिया जाना था। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान था, ये भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लाडली बहन योजना में महिलाओं को हर माह 1500 रुपये दिए जाने थे। अब इस योजना का बजट 46,000 करोड़ रुपए है, लेकिन इससे 5 लाख महिलाओं को बाहर कर दिया गया। ये योजना भी सिर्फ नाम की चल रही है। अन्नपूर्णा योजना में गरीबों को मुफ्त राशन
में 1500 करोड़ रुपए खर्च किया जाना था। इसे भी आंशिक रूप से लागू किया गया है। किसानों का बिजली बिल माफ करने के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च होने थे। इसे भी लागू नहीं किया गया। लड़कियों के लिए मुफ्त व्यावसायिक शिक्षा की योजना थी। इसे भी रोक दिया गया। महाराष्ट्र सरकार का वित्तीय घाटा करीब 2 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपतियों, निवेशकों को विभिन्न मामलों में छूट देकर 2,40,600 करोड़ रुपए बांट दिए। बड़ी रेवड़ी, छोटी रेवड़ी के लिए 500 करोड़ का पैसा नहीं है, लेकिन 2,40,600 करोड़ रुपए बड़े लोगों को बांट दिए गए। उनके लिए कोई पैसों की कमी नहीं है। ऐसी योजनाओं में प्रोत्साहन के नाम पर JSW ग्रुप को 30,000 करोड़ का बेनिफिट दिया गया। 8,300 करोड़ का बेनिफिट अडानी की कंपनी को दिया गया। मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2018 के नाम से शुरू की गई योजना पर टैक्स छूट 1,21,000 करोड़ की दी गई। बिजली सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी पर बड़े निवेशकों, उद्योगपतियों को 9,500 करोड़ की छूट दी गई। औद्योगिक प्रोत्साहन सब्सिडी के नाम पर 25,000 करोड़ का नुकसान सरकार को झेलना पड़ा। बड़े निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी माफी के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स छोड़ दिया। ये तो हाल है सरकार के। महाराष्ट्र में ऐसा है, अब दिल्ली में देखेंगे कैसा होता है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि जो लोगों को, गरीब लोगों को पहले से लाभ मिल रहा उसे दिया जाए। उसे देने में दिल्ली में दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली का बजट अधिकांश समय लाभ का ही बजट रहा है। अब इसे मेंटेन नई सरकार कैसे करती है। आपसे उम्मीद है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबर अच्छी लगे तो उसे लोगों को शेयर भी कीजिए। नोटिफिकेशन वाला बटन दबाइए। ट्विटर और फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो कीजिए। साथ ही हमारे लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल की खबरों को जरूर पढ़ा कीजिए। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल। नमस्कार।